नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश के बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम न सिर्फ उसे पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात रख सकते हैं। टेलीविजन जगत का ये इकलौता शो है जहां पर दर्शक सीधे जुड़ते हैं और बहस में अपनी राय अपनी देश के सामने रखते हैं और बड़े बड़े पैनलिस्ट के साथ बहस करते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच हो। इसे 67% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल होगा। महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस अभी तक सुशांत केस में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाई है। उधर केस दर्ज करने के बाद बिहार पुलिस की एक टीम मुंबई में तमाम कड़ियों और सबूतों को खंगाल रही है। सुशांत के परिवार को जो जख्म मिले उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। इस भावुक पोस्ट में उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुशांत के साथ बिताए पलों और बचपने की याद साझा की है। श्वेता ने अपने पोस्ट में सुशांत के लिए क्या-क्या लिखा, सुनिए एक बहन का दर्द और उसकी आवाज। मुझे अपने परिवार के सदस्यों ने हमेशा बताया कि मम्मी और पापा हमेशा से बेटा चाहते थे, खासकर इसलिए भी क्योंकि मम्मी की पहली संतान एक बेटा ही था और उन्होंने उसे 1.5 साल की उम्र में खो दिया था। मैं अपने पहले भाई से कभी नहीं मिली, लेकिन मम्मी पापा को दूसरे बेटे की बहुत उम्मीद थी। उन्होंने मन्नत मांगी, 2 साल तक माँ भगवती की पूजा की, व्रत उपवास किए, पूजा हवन भी किया और धार्मिक जगहों पर जाकर संतों से भी मिले। लेकिन तब मैं पैदा हुई। उस दिन दिवाली थी। मम्मी ने मुझे हमेशा लकी माना और लक्ष्मी जी कहना शुरू कर दिया। वो लगातार साधना करते रहे और 1 साल बाद मेरे छोटे भाई सुशांत का जन्म हुआ। शुरू से ही वो आकर्षक था। उसने अपनी सुंदर मुस्कान और आंखों से सबको मंत्रमुग्ध कर रखा था। हमने हमेशा साथ वक्त बिताया, साथ खेले, डांस किया, पढ़ाई की, सभी तरह की शरारतें की, सोए, सब कुछ साथ किया। इसलिए लोग ये भूल गए थे कि हम अलग अलग थे। वो हमें गुड़िया गुलशन कहकर बुलाने लगे थे, जैसे कि हम एक ही थे। भाई का निकनेम गुलशन था और मेरा गुड़िया। जब हमने स्कूल जाना शुरू किया तो हम अलग अलग क्लास में थे। भाई की नर्सरी और मेरी प्रीपेयर क्लास एक ही बिल्डिंग में लगती थी, इसीलिए हमारा पहला साल बहुत अच्छा बीता। लेकिन फिर मेरी यूकेजी की क्लास अलग बिल्डिंग में लगने लगी और उसकी प्रीपेयर क्लास उसी बिल्डिंग में रही, इसीलिए हम अलग हो गए। एक दिन लंच के बाद मैंने भाई को अपनी क्लास में देखा। हम तब सिर्फ 4 या 5 साल के थे। मैं एकदम हैरान थी और खुश भी। मैंने उससे पूछा कि वो यहाँ कैसे आया, क्योंकि बिल्डिंग कम से कम आधा किलोमीटर दूर थी। उसने कहा कि वो अकेला और चिंतित महसूस कर रहा था, इसीलिए मुझसे मिलना चाहता था। तब मैंने सोचा कि वो कितना साहसी था कि अपनी बिल्डिंग के चौकीदार को चकमा देकर आधा किलोमीटर चलता है। मेरी बिल्डिंग के चौकीदार की नाक के नीचे से अंदर आ जाता है और मेरी क्लास तक पहुंच जाता है। 5 साल की बहन होने के नाते मैंने उसे सांत्वना दी कि वो मेरे साथ रह सकता है। मैंने उसे अपने दोस्तों के बीच छुपाने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह मेरी क्लास टीचर ने अटेंडेंस के दौरान उसे देख लिया। मैं खुद थोड़ा डर रही थी, लेकिन मैंने अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट किया। मैं खड़ी हुई और टीचर से कहा कि वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है और रिसेस तक हमारे साथ रहना चाहता है। हैरानी की बात यह है कि टीचर मान गई। हम बहुत खुश थे, लेकिन 2 पीरियड्स के बाद उसे अपनी बिल्डिंग में भेज दिया गया। हालांकि तब तक हमने इतनी मस्ती की कि उसकी चिंता दूर हो गई थी। फिर हम दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और हम सबको गर्वित करता रहा, लेकिन मैं हमेशा उसके प्रति प्रोटेक्टिव रही। मैं हमेशा उसे यूएस आकर अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए कहती थी। काश कि मैं हर चीज़ में उसके प्रति प्रोटेक्टिव होती। मुझे अभी भी लगता है कि मैं अपने भाई को बगल में देखते हुए जागूंगी, लेकिन फिर एहसास होता है कि ये पूरा एपिसोड एक डरावने सपने से ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत याद आते हो बाबू। आप समझ सकते हैं उस परिवार का दर्द जिसने अपने एक सुपरस्टार बेटी को खोया हो, वो भी अकाल मृत्यु हुई हो, वो भी ऐसे जिस पे कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हो, कई सारी थ्योरीज निकल कर सामने आ रही है। सवाल यह है कि देश इस वक्त सुशांत के लिए इंसाफ चाहता है और अब
चूंकि मामला मुंबई पुलिस का ज्यूरिडिक्शन है कि बिहार पुलिस का है, इसमें उलझ रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसीलिए हम देश की बहस में हमारा आज का सवाल पूछ रहे हैं, क्या सुशांत केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए? आप तुरंत अपने जवाब दीजिए। आपके जवाब बहुत मैटर करते हैं, आपकी राय बहुत मैटर करती है और न्यूज़ नेशन टीवी पर आप डायरेक्ट हमारे शो देश की बहस में शामिल हो सकते हैं। आप इनमें से कहीं भी अपनी रिक्वेस्ट दर्ज करा सकते हैं, हमारी टीम आपको खोज लेगी, निकालेगी। साथ ही साथ आप तमाम हमारे सोशल मीडिया पेजेस देख रहे हैं, इस पर आप एक्सेस कर सकते हैं, शो को भी देख सकते हैं। और अगर आपके पास कोई सवाल या राय हो तो वीडियो हमें भेजें, हम उसे दिखाएंगे। 9711002266 यह हमारा फोन नंबर है। परिवार का दर्द कौन समझ रहा है? देश का दर्द कौन समझ रहा है? क्यों खींचातानी हो रही है महाराष्ट्र और बिहार सरकार के बीच? क्यों एक निर्णय नहीं हो जाता? क्योंकि देश एक स्वर में सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके परिवार के लिए न्याय मांग रहा है और यही एक हकीकत है। सीधे चलते हैं, वीना सिंह जी और आरसी सिंह, सुशांत के मामा मामी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत दुख हो रहा है मुझे, ऐसे समय में बार बार आपको परेशान कर रहा हूं। साथ ही साथ मेरे साथ गोपाल सिंह जुड़ गए हैं, वो कजिन ब्रदर है सुशांत सिंह राजपूत को और इस पूरी मुहिम को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे पहले चलता हूं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अब बिहार पुलिस जिस तरह से प्रोसीड कर रही है, उस पर ज्यूरिडिक्शन का सवाल भी उठाया जा रहा है कुछ कानूनी जानकारों के द्वारा। अब आपको ऐसे में क्या लगता है, क्या ये महाराष्ट्र पुलिस बिहार पुलिस के बीच फिर से फंस के तो नहीं रह जाएगा? सिंह साहब के पास यही सवाल लेके चलता हूं। गोपाल जी का फोन कट गया है। सिंह साहब, आपको लगता है कि बेहतर ये हो कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच हो जाए, क्योंकि ईडी ने आज इस केस के अंदर एंट्री कर दी है। ये एक अच्छा संकेत है, इसलिए क्योंकि ईडी एक बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है और पूरी तरह से जांच कर सकती है। मामा जी, आपका क्या मानना है, क्या होना चाहिए? क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बोल दीजिए, साउंड नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से कुछ ऑडियो की दिक्कत है। तब तक हमारे दर्शक एक जुड़ गए हैं मेरे साथ, वो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। अमोद मिश्रा हैं, आईटी इंजीनियर है मुंबई से। अमोद, आपको क्या लगता है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए? धन्यवाद दीपक जी। मुझे लगता है सीबीआई को ये मामला सौंप देनी चाहिए और अब ये सही समय आ गया है। और उसके कुछ कारण मैं गिनाना चाहूँगा मेरे हिसाब से, कि ये जो ट्रेजेडी है ये बहुत लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आई है। कुछ लोग पीआर के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी के लिए इस चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं और एक से ज़्यादा जब स्टेट्स इसमें जुड़ चुके हैं तो सही समय है कि सीबीआई को सौंप देने चाहिए और इसकी निष्पक्ष जाँच हो, लोगों तक सही इसका परिणाम आए और लोगों को कानून व्यवस्था के ऊपर और जांच एजेंसियों के ऊपर जो एक भरोसा है वो बना रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जो लाखों फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, उनको भी उनकी भी एक्सपेक्टेशन है कि सही तरह से जांच हो, वो भी पूरी हो जाएगी और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लोग इसे अपनी अहम से जोड़ के देख रहे हैं और अलग अलग पैमानों पे इसको तौल रहे हैं, जो कि सही नहीं है इस केस में। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, सही नहीं है। क्यों अहम आए इसके बीच में? क्यों महाराष्ट्र सरकार का अहम आए? अगर बिहार सरकार जांच कर रही है तो फिर महाराष्ट्र सरकार क्या करे? गोपाल सिंह जी, इसको लेकर कानूनी जानकार अलग अलग राय दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मुंबई ही पुलिस का यूरिडिक्शन बनता है, पटना में 0 FIR दर्ज करनी चाहिए, मुंबई पुलिस को जांच करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि अब चूंकि इस खेल में ये फंस रहा है इसलिए सीबीआई जांच एक बेहतर विकल्प है? आपको क्या लगता है गोपाल जी? बिल्कुल सर, सबसे पहली बात तो हम तो मुंबई पुलिस पे भरोसा किए। 1 महीना बीतने के बाद भी जब मुंबई पुलिस से हम लोग जांच से संतुष्ट नहीं हुए, लास्ट में लगा कि अब मुंबई पुलिस इस केस को निपापोती करने में लगी बॉलीवुड के दबाव। तो फिर हम लोग ने पटना में एफआईआर किया, पटना पुलिस गई। अभी जितना काम मुंबई पुलिस 1 महीने में नहीं की, मेरे बिहार की पुलिस ने 4 दिन में कुछ करके दिखाई है। मैं यहाँ के गवर्नमेंट का बहुत बड़ा आभार व्यक्त मैं करता हूँ कि उन्होंने लास्ट मूवमेंट में सपोर्ट किया और बहुत ही अच्छे ढंग से। और सबसे बड़ी बात है सर, सुशांत की मौत, न्याय चाहिए। हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग को सही
दिशा पे हम लोग को भटकना नहीं है। जैसे मुंबई पुलिस हम लोग को भटका रही है, अब हम लोग को न्याय चाहिए। हम लोग न्याय की प्राप्ति चाहते हैं। बाकी तो जांच का विषय, अभी गई है बिहार की पुलिस, जांच तो कर रही है। अब आगे फिर जांच में देखा जाएगा क्या निकल के आता है, क्या उभर के आता है। आपने कहा कि मुंबई पुलिस ने जो काम 1 महीने में नहीं किया, बिहार पुलिस ने उसको 4 दिन में करने की कोशिश की और 4 वाकई दिन में करके तेजी से इन्वेस्टिगेशन कर रही है बिहार पुलिस। आपने सरकार का शुक्रिया अदा किया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या परिवार वाला मुंबई पुलिस परिवार वाले सभी लोग शोक जदा थे? कुछ लोगों ने कहा कि मुंबई पुलिस को स्टेटमेंट क्यों नहीं दिए, कुछ लोगों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती, आज कई कानूनी जानकार कह रहे थे महाराष्ट्र के कि रिया चक्रवर्ती के बारे में अगर उनको शक था तो पहले ही दिन बयान देना था। क्या वो परिस्थितियां थी परिवार के लिए कि आप मुखाग्नि देने के बाद सीधे जाएं और बात करें मुंबई पुलिस से और ये बताएं कि क्या हुआ था या क्या उनको शक है? आवाज क्लियर दीपक सर नहीं आ रहा है, आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रहा है दीपक सर। मैं सिर्फ देखिए, आप सुनने की कोशिश करिए, मैं थोड़ी तेजी से बोलता हूं आपको। क्या आपको लगता है जो लोग सवाल उठा रहे हैं ज्यूरिडिक्शन पर कि मुंबई पुलिस को 0 FIR ट्रांसफर करनी चाहिए, मुंबई पुलिस ही जांच करे, बिहार पुलिस का कोई केस नहीं बनता, ऐसे कई सारे महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कानूनी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है ज्यूरिडिक्शन के हिसाब से, काम के हिसाब से उनका यह भी कहना है कि अगर रिया चक्रवर्ती पर आपको शक था तो पहले दिन क्यों नहीं बताया मुंबई पुलिस को? क्या आपको मुंबई पुलिस से किसी तरह का शक था, संशय था, जो ये बयान आपने बिहार पुलिस को दिया, मुंबई पुलिस को नहीं? सर, मैंने एक भाई खोया, एक पिता ने अपने बेटा को खोया, होनहार बेटा को, इकलौता बेटा को। उस परिस्थिति में, सदमा में मेरा परिवार क्या बोल सकता है दीपक सर? दूसरी बात, हम लोग ने मुंबई पुलिस से भरोसा किया निष्पक्ष जांच होगी और जो भी है बेनकाब चेहरा वो निकल के आएंगे, लेकिन मुंबई पुलिस 30 दिन 40 दिन बीत गए, कुछ निष्कर्ष नहीं निकला। लास्ट में हम लोग भी उस टाइम में थे फ्रस्ट्रेशन में, हम लोग भी कुछ नहीं सोचते थे। अब आप तो समझ ही सकते हैं, अब आगे अब जांच की विषय है, जांच में देखा जाएगा तो क्या होता है। बिल्कुल सही गोपाल जी, मैं समझ सकता हूं कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कितना अमानवीय सवाल है कि पहले आप जाके मुखाग्नि नहीं देते, जाके सवालों के जवाब देते और अपने आरोप लगाते। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं सोच समझ के लगाए हैं, तथ्यों के आधार पर लगाए हैं। ये मैंने नहीं कहा, कल के सिंह साहब के वकील जो विक्रम सिंह जी थे वो ये कह के गए कि परिवार ने जो भी बताया है साक्ष्य के साथ बताया है। मैं सीधे चलता हूं RC सिंह साहब के पास। मामा जी है सुशांत के, वीना सिंह जी जुड़ी हुई हैं, मामी है सुशांत की। वीणा जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आप कभी सोच सकती थी जिस बच्चे को आपने दिखाया, जो संघर्ष से इतना आगे बढ़ा, जो पढ़ने में इतना टैलेंटेड था, जिस आदमी ने 3 साल का ब्रेक लिया और टेलीविजन से बॉलीवुड के अंदर एंट्री की, ऐसा व्यक्ति कभी सुसाइड कर लेगा? जी नहीं, मैं तो कभी ऐसा सोची ही नहीं थी। उस बच्चे को बचपन से मैं देख रही थी और इतना होनहार लड़का, पटना से पढ़ करके फिर वो दिल्ली गया, दिल्ली से फिर वो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते करते बॉलीवुड में चला गया और उसके बाद इतना बोल्ड और इतना टैलेंटेड लड़का सुसाइड करेगा, ये संभव की बात नहीं है, सोचने वाली बात है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ सुसाइड कम मर्डर। आपको लगता है सुसाइड नहीं मर्डर है? मैं आपसे एक बात और समझना चाहता हूँ। कई सारी बातें आई FIR में जो परिवार ने लिखी, यह आया कि बांद्रा का पहला फ्लैट रिया चक्रवर्ती ने इसलिए खाली करा दिया क्योंकि उनके मुताबिक सुशांत को भूत प्रेत दिखते थे। ये बातें कभी क्या परिवार वालों को मालूम पड़ी? किस सोर्स, कैसे आपको ये जानकारी मिली और कैसे ये चीज तथ्यों में आई? ये क्या सच था कि इस तरह की सिचुएशन सुशांत की हो गई थी? आपकी आखिरी बातचीत कब हुई थी उनसे? नहीं, जब वो बॉलीवुड में चला गया तो बातें कम हुआ करती थी क्योंकि डिस्टेंस होने लगा, हम लोग भी इधर रह गए, वो भी उधर चला गया। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। और रिया के साथ आते ही उस बंगले में कैसे भूत और प्रेत का आह्वान हो गया और रिया के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसीलिए वो वहां से ला करके
एक रेंट के फ्लैट में उसको रखना शुरू कर दी और यहाँ तक कि सारे स्टाफ को चेंज कर दी। जिसको जिसको वो चाहती थी उन्हीं स्टाफ को वहां पर वो रखी, चाहे वो कुक हो, ड्रेस डिजाइनर हो, सर्वेंट हो या उसका फ्रेंड सर्किल भी उसके उसी के मुताबिक वो अपना फ्रेंड बना के रखता था। मतलब ये वाकई सोचने वाली बात है कि इतना इस तरह की प्लानिंग अगर कोई कर रहा हो तो दिमाग में क्या चलेगा। मैं सिंह साहब के पास चलता हूं। मामा जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो परिस्थितियां बनी, शेखर भी हमारे साथ जुड़ गए, शेखर सुमन, जिन्होंने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है सुशांत सिंह के लिए। मामा जी, एक छोटा सा सवाल, शेखर मेरे साथ ऑडियो उनका जुड़े तब तक मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जब भूत प्रेत की बातें आ गई, बाकी बातें आ गई, घर बदल गया, तो क्या फैमिली ने कभी इंटरवीन करके ये समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि सुशांत किस मनस्थिति में है? क्या क्या प्रयास किए गए आप लोगों की तरफ से? देखिए दीपक जी, पहले आपको मैं धन्यवाद। हेलो जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल दीपक जी, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, नहीं, पहले मैं आपको धन्यवाद दे दूं। हाँ, धन्यवाद आपको। हाँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आप जिस मुहिम को आप लेके चल रहे हैं, आप एक पिता को न्याय दिलवाने के लिए, एक परिवार को और एक देश को न्याय दिलवाने के लिए आप इस मुहिम में हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक रिया का सवाल है और भूत प्रेत के बाद और परिवार का सवाल है, परिवार, देखिए, जब बच्चा चला जाता है बाहर, जब कोई काम करने लगता है तो परिवार हालचाल लेता है, कुशल क्षेम पूछता है, और जब कोई प्रॉब्लम होता है परिवार को या उस बच्चे को तो आदान प्रदान होता है। लेकिन ये रिया के आने के बाद उसको ऐसे गोल चक्रव्यूह में घेर के रख दिया, ऐसा उसको कर दिया कि परिवार से कटअप कर दिया। और रिया जानते हैं, रिया वही नहीं किया, रिया ने उसको ऐसा कर दिया कि उसका टोटल क्रेडिट कार्ड, टोटल उसका डेबिट कार्ड, टोटल उसका जितना भी था, यहां तक कि अभी देखिए सोशल साइट पर उसके सारे ट्विटर हैंडल जो करता है, उसके बाद इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक, सारा पासवर्ड वगैरह लेकर के और उसको गलत ढंग से यूज करके उसको वो कर रही है। तो वो एक सातिराना अंदाज में रिया ने हमारे बच्चे के साथ धोखा की, और उसका मकसद था, क्योंकि जो लोग उसको भेजा था इस मिशन में कामयाब करने के लिए, वो कामयाब हो गई। लेकिन सच कभी नहीं, कोई भी अपराधी कितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन छोटा सा वो अपना ये सबूत छोड़ के जाती है। तो आज कम से कम सबूत सबके सामने है, सोशल मीडिया पे है, और बिल्कुल जो परिवार, हम लोगों ने जो एफआईआर किया है वो सारा चीज उसमें क्लियर है। तो अगर मैं ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार को और वहां के मुंबई पुलिस को कि हमारे जो बिहार की पुलिस गई है उसके साथ मिल करके आप मदद करिए। और सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत के उन तमाम युवाओं को जो इसके लड़ रहे हैं, जो फैन है, तो आप रिया को गिरफ्तार करवा दीजिए, और गिरफ्तार करके और वो कोर्ट में अपनी बातों को रखे। अगर वो सच है तो वहां पर उसको कोर्ट, उसको कानून, उसको न्याय देगी। लेकिन पुलिस के सामने, पुलिस को चाहिए कि उसको, बम्बई पुलिस को चाहिए कि बिहार पुलिस को मदद करे और उसको गिरफ्तार करे। ठीक है मामा जी, बिल्कुल सही कहा, आपकी मांग जायज है, क्योंकि आप पीड़ित पक्ष हैं और सबसे पहले परिवार की बात सुनी जानी चाहिए कानूनी अथॉरिटी के तौर पे। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मामा जी, शेखर सुमन का भी आप धन्यवाद करिए। वो अकेले इंसान थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ा है। रजा मुराद भी जुड़ गए हैं, मैं उनके साथ भी चलूंगा। लेकिन शेखर भाई, परिवार तो कह रहा है, मैं जी मामा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। मैं शेखर सुमन साहब हमारा मर्द है। शेखर सुमन साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ फिल्म दुनिया में, शेखर सुमन साहब के साथ बहुत अन्याय हुआ, हमारे मनोज वाजपेयी के साथ बहुत अन्याय हुआ। आज शेखर सुमन हमारे इतने टैलेंटेड, लेकिन वहां पर किस तरह से उनको साइड कर दिया। तो ये हिंदी भाषा भाषी के साथ, ये छोटे कस्बे के कलाकारों के साथ वहां अन्याय होता है। और सुशांत भी, जब सुशांत एक छोटे से कस्बे, बिहार का बेटा, जब वो सुपरस्टार बन रहा था, तो उसको किस तरह से उसको वहां पर हटा दिया गया और उसको मौत का घाट उतार दिया गया, उसको मौत मरने पर मजबूर कर दिया गया। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है दीपक जी। ये बहुत शेखर जी, आपका धन्यवाद कर रहा है परिवार, आपने जो मुहिम लड़ी। मैं आपसे सीधे एक लार्जर सवाल पर जाना चाहता हूं। गैंग्स ऑफ बॉलीवुड एक चीज है, रिया का यहां पर एक चीज है, लेकिन रिया चक्रवर्ती क्या इतनी पावरफुल है कि बड़े बड़े वकील एक झटके में मिल जाएं? एक झटके में कोई ये कह दे कि सीबीआई की जांच हो, दूसरे ही झटके में वो बदल जाए और कहने लगे कि नहीं नहीं मुंबई पुलिस जांच करे। आपको
क्या दाल में कुछ काला नजर आता है? आप इतनी क्लोजली इस केस को फॉलो कर रहे हैं। अब तो कालीमा इतनी बढ़ गई। अब ये है कि ये जो सुराग जो मिल रहे हैं उससे ये लग रहा है कि मास्टरमाइंड कहीं और है, कठपुतली नचाने वाला कहीं और है, बाकी पपेट्स इधर उधर नाच रहे हैं। ये छोटे मोटे लोगों को आगे कर दिया जा रहा है ताकि सारा मामला जो है रफा दफा किया जा सके। रिया इसकी एक बहुत छोटी सी कड़ी है, बहुत छोटी सी कड़ी, और ये कड़ी आपको बड़ी कड़ियों तक ले जाएगी। ये फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज हुए हैं, ये इस खून और इस हत्या के आगे एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये तमाम सुराग जो तथ्य बाहर आए हैं, जो उजागर हुए हैं, वो आपको उस दिशा की ओर ले जाएंगे जिसकी लड़ाई हम इतने दिनों से लड़ रहे हैं। दीपक जी, आपको क्या लगता है? ये जो 44 दिन हमारे गुजर गए और हम लोग अपना माथा फोड़ रहे हैं और हमारी आवाज भी चली गई है और हमारा जो संयम है वो भी चला गया है, लेकिन कोई दिशा नजर नहीं आ रही थी। अब थोड़ी सी दिशा नजर आई है, लेकिन जो वो एक दिशा कई दिशा मुड़ रही है। मतलब आप समझे कि जो बहुत सारे लोग जब एक चीज में जुड़ जाते हैं तो वो एक गुत्थी बन जाती है। आप देखिए कि कोई फिल्म आप देखें, अगर उसमें बहुत सारे ट्रैक्स खोल दिए जाते हैं तो जनता कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा ट्रैक फॉलो करें और पहला वाला कौन सा था, दूसरा वाला कौन सा था, तीसरा वाला। ये एक जिगसॉ पजल है जो सुलझते सुलझते ही सुलझेगा। अब ये इतना उलझ गया है, वो पतंग के धागों के जैसा, जैसे हम पतंग उड़ाते तो धागे उलझ जाते थे, वो फिर सुलझते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल से। तो वो हम उस अवस्था में अभी पहुंच गए जिसे अंग्रेजी में मेज कहते हैं, लैबिरिंथ, वहां पर पहुंच गए। बिल्कुल ऑक्टोपस जैसे होता है, उसकी 8 टांगे होती है, वो 8 दिशाओं में जाता है। ये केस इतना उलझ गया, धीरे धीरे जो इसके प्लेयर्स हैं, इसके जो किरदार हैं, जो इसमें शामिल हैं एक बड़े षड्यंत्र में, अगर मुझे ऐसा लगता है कि एक सिरा मिल गया है तो बाकी सिरे भी सामने आ जाएंगे। शेखर, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, रजा जी आपका ऑडियो फिक्स हो रहा है, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा उसके लिए। तब तक शेखर जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि रिया तो एक मोहरा है। ये कौन लोग हैं जो छोटे गांव से आने वाले लोगों को, आप जैसे लोगों को साइडलाइन करते हैं? आपका शानदार करियर आगाज हुआ, लेकिन वो बड़ी स्क्रीन पर क्यों नहीं टिक पाया? मैं ये भी समझना चाहूंगा आपसे, जो बात मामा जी ने कही है, सिंह साहब ने। जी, वो इसलिए नहीं, जो सुशांत के साथ हुआ वही मेरे साथ भी उन्होंने करने की कोशिश की। मुझ में कम से कम इतनी हिम्मत थी, और शायद मैं इतना सौभाग्यशाली था कि मेरा खून उन्होंने नहीं किया। मैंने टेलीविजन का रुख अपना के वो जो एक स्टेटस होता है जो फिल्मों में होता है, वो मैंने टेलीविजन के जरिए हासिल कर लिया, जो उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गई कि एक आदमी फिल्म से टेलीविजन में इतना कैसे बड़ा बन गया। वो फिर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश वो उनकी लगातार रही है और अब भी है। और जब भी मैंने कदम फिल्मों में, या मैंने बीच में यदाकदा फिल्में भी की, लेकिन उनका हमेशा ये रहा कि मुझे कई डायरेक्टर्स ने आके कहा कि आपका नाम आते ही जब हम एक बड़ा सा प्रपोजल होता है उसमें मुझे साफ कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि शेखर का नाम हटा दो। उन्होंने न वजह बताई न लोगों के नाम बताए, लेकिन जब एक बार से ज्यादा ऐसा हुआ तो मैं समझ गया कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं कि फिल्मों में मैं आगे बढ़ूं। हालांकि मैं बहुत अपने करियर से खुश हूं, मैंने अपना मकाम अपने बलबूते पे बनाया है और अच्छा खासा बनाया और डंके की चोट पे बनाया। ये अफसोस है कि उस सुशांत नाम के अभिमन्यु को उन्होंने चक्रव्यूह में घेर के मार दिया। मैं सौभाग्यशाली था, मैं निकल आया। मेरे बेटे को भी उसी शिकंजे में उन्होंने कसा हुआ, वो भी निकल आएगा, ये मैं कहता हूं। बिल्कुल, अध्ययन की पहली मूवी मुझे ध्यान है, क्या शानदार परफॉर्मेंस था, मैं उस पर आऊंगा। रजा मुराद जी, क्या आपको लगता है ये गैंग्स ऑफ बॉलीवुड कैसे ऑपरेट करते हैं? क्यों कुछ फिल्मी पार्टियां चर्चा में रहती हैं? क्यों कुछ फिल्मी पार्टियां फ्रंट पेज की न्यूज बनती हैं? क्यों एक सर्टेन सेक्शन ही अपने हिसाब से किरदारों को नचाता रहता है? आपको क्या लगता है रजा मुराद जी? आपको लगभग 5 दशक का अनुभव है सिनेमा के सफर का। जी हाँ, जो शेखर ने कहा है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, यहाँ पे ग्रुपिज्म भी है, नेपोटिज्म भी है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके ग्रुप हैं, आप अपने ग्रुप में रहें। अगर आपको तरक्की करनी है आप कीजिए, बिल्कुल कीजिए, वो आपको हक है। आपको अपना ग्रुप बनाने का भी हक है, लेकिन
किसी को रोकने का, किसी के खिलाफ साजिश करने का, किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आपको कोई हक नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि एक अगर कलाकार अगर उभर कर सामने आ रहा है तो अक्सर वो कुछ लोगों की आंखों में खटकता है। अच्छा, होता क्या है, जैसे शेखर ने कही, मैं जरा बात थोड़ी और आगे लेकर जाता हूं। देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर आप अच्छे परफॉर्मर हैं, किसी बड़े स्टार के साथ अगर आपने काम किया है और आप चीज चुरा कर ले गए, तो आपका अच्छा परफॉर्म करना जो है वो आपके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाता है आगे चल के। फिर लोग आपसे कतराने लगते हैं, फिर लोग आपके साथ काम करने से इनकार कर देते हैं, और फिर अक्सर कुछ आपके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं कि आप अनप्रोफेशनल हैं, आप समय पर नहीं आते, आप काम ठीक से नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा करते हैं, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे लोग यकीनन हैं जो आपको अच्छा काम करता देखकर आपसे सहम जाते हैं, आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं। और जैसे एक मिसाल है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे? अरे भाई, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। तुमको जो गुरु बनाना है बनाओ यार। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी जहां और भी है, बहुत बड़ी दुनिया है, लेकिन किसी की काट मत करो, किसी के खिलाफ साजिश मत करो, किसी को मैं शेखर जी नीचा के मत पास सीधे दिखाओ। चलता हूं। शेखर जी, ऐसा क्यों है? ये इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री जो अरबों खरबों का बिजनेस करती है साल भर के अंदर, एक इंटरनेशनल इसकी रेपुटेशन है, इसके बावजूद भी इसके लिए कोई रेगुलेशंस क्यों नहीं है? ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह आज तक क्यों चल रही है? इसके बारे में कभी लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? इंडस्ट्री का दर्जा इसे 2000 में मिला, वो भी आधा अधूरा। इसे इंडस्ट्री का दर्जा देना ही गुनाह है। ये इंडस्ट्री कहाँ है? ये तो खुला खेल फर्रुखाबादी है। ये तो खुला मैदान है जहां सब लोटा लेके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं। एक खोमचे वाला, एक रेडी वाला कुछ पैसे ले आता है तो वो प्रोड्यूसर बन जाता है, कैमरे पर जो हाथ रख देता है वो डायरेक्टर बन जाता है, 2 लाइन जो बोल देता है वो एक्टर बन जाता है। किसी की क्वालिफिकेशन नहीं, किसी का बैकग्राउंड नहीं। कमबख्त इतना पैसा, इतना सारा पैसा हम लोग सुनते हैं कि फला फिल्म में 200 करोड़ की फिल्म बनी। अब भाई 200 करोड़ कहां से आया? कौन फंड कर रहा है? आपने कभी सोर्स ऑफ फंडिंग पता करने की कोशिश की? है पैसा आ कहां रहा है, जा कहां रहा है? ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक बिजनेस है। ये इंडस्ट्री तमाम जो ब्लैक मनी यहां से वहां से आते हैं, अंडरवर्ल्ड नेक्सस रहा है। ये तो जग जाहिर है, ये सबको पता है। तो क्यों इसके मतलब इसके अंदर कभी कार्रवाई या जांच पड़ताल कभी क्यों नहीं हुई? ये ऐसा क्या है कि किसी को जांच के लिए मरना पड़ेगा? ये तो सही नहीं है कि 4 जब मौतें होंगी या 4 लोगों का खून होगा, जब संदिग्ध अवस्था में आएंगे तो फिर जांच शुरू होगी। उसके पहले ये तो नाम की इंडस्ट्री है। अरे भाई, जिस इंडस्ट्री का अपना कोई अस्तित्व नहीं है और जिसे बॉलीवुड के नाम से बताया जाता है कि ये बॉलीवुड, तो धिक्कार है ऐसी इंडस्ट्री पे जिसका अपना नाम भी नहीं है। और जहां के लोग जो हैं वो अपने अवार्ड फंक्शन में हिंदी की जगह अंग्रेजी में जहां भाषण देते हैं, जहां अपने ही लोगों को अवार्ड दिया जाता है, बाकी जो सही टैलेंट है उनको दरकिनार किया जाता है। लानत है ऐसी इंडस्ट्री। और यहाँ सब तरह का इज्म है, फेवरेटिज्म है, गैंगिज्म है, नेपोटिज्म है, सब इज्म है, सिर्फ प्रोफेशनलिज्म नहीं है। और बिल्कुल रजा भाई कितना सही कह रहे थे, आप में अगर टैलेंट है तो आप अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। ये मीडियोक्रिटीज की जगह है। यहाँ एवरेज टैलेंट ही चलता है और उन्हीं को ऊपर किया जाएगा। आप में अगर टैलेंट है, प्रतिभा है, तो आपको दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि वही आपके खिलाफ जाएगा। इसलिए जब भी जाइए कैमरे के आगे बुरी एक्टिंग कीजिए, क्योंकि अगर आपने अच्छी एक्टिंग की तो बगल वाला बुरा मान जाएगा, जो कि नेक्सस का हिस्सा है। और आप पूछ रहे हैं कि क्यों ऐसा है? मतलब इसके स्टेक्स इतने ज्यादा हैं, पैसा इतना ज्यादा है, शोहरत ऐसा ज्यादा है, तो कुछ लोग सब कुछ चाहते हैं। मैं कहता हूं कि खाने के टेबल पे अगर खाना लगा, आप खाइए, दूसरों को खाने दीजिए। आपने अपना प्लेट का खाना खाया और बाकी टेबल पे लेट गए, ये सब मेरा है, ऐसा कैसे चलेगा? दूसरों को निवाला आप छीन रहे, दूसरों की रोटी छीन रहे। सुशांत जैसा कलाकार जब आता है अपने बलबूते पे, वो टेलीविजन से आता है, वही उनको अखरता है सबसे ज्यादा कि ये कमबख्त टेलीविजन से कैसे आ गया ऊपर। इसकी इतनी औकात, इतनी हिम्मत की टेलीविजन से ऊपर आ गया। अब इसको दिखाते हैं। अब सुशांत ने अपनी दूसरी पारी खेली,
या अपना दूसरा दांव लगाया कि वो वहां भी सक्सेसफुल हो गया, अब इसे उसका सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य, वहां सक्सेसफुल हो गया। अब इनको लगने लगा कि अब तो ये वो रेस वाला घोड़ा है जो हमें पैसे ला के देगा, तो इसे दबोचो, नेक्सस में लाओ, घेरे में लाओ, इसे कॉन्ट्रैक्ट में बांधो और उन्हीं फिल्मों में ये काम करेगा जिसमें हम करेंगे। तो अगर वो चापलूस नहीं बनता है, जी हजूरी नहीं करता है, राग दरबारी नहीं गाता है, तो फिर उसका हश्र भी सुशांत जैसा होगा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी स्क्रिप्ट को ना कहा, हमारी फिल्म में काम नहीं किया तुमने। जो सुशांत के साथ हुआ था मुझे पूरी तरह से मालूम है कि उसने किसी एक बड़े प्रोड्यूसर को और बड़े प्रोडक्शन हाउस में किसी की स्क्रिप्ट में खामी नहीं भरी। और उसके बाद ये तमाम जो लोग हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, बॉस बैठता है और सब उसके जो गुर्गे बैठते हैं, चमचे बैठते हैं, उनको कहा जाता है इसकी ये हिमाकत, इसने मेरी फिल्म ना की है, कोई इसे नहीं लेगा। तो घेर के मारते हैं, इसलिए वो चक्रव्यूह में फंसा। और उसके बाद माशाल्लाह अगर आपके इर्द गिर्द के लोग जो है, आपका व्यक्तिगत समीकरण ऐसा हो जहां आपके आसपास के लोग, जिसमें आपकी महबूबा या जो लोग आशिक हैं या जो दोस्त हैं, सब आपको धोखा देने पर आमादा अगर तो कहां घुसेगा वो? शिखर भाई आपकी आवाज चली गई, मैं आपकी आवाज फिर से जोड़ूं उससे पहले पायल रोहतगी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं, मामा जी भी जुड़े हुए हैं, मामी जी भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं पेशेंस से आप बातें सुने कि कितना संघर्ष हो रहा है इस चीज को न्याय दिलाने के लिए। बॉलीवुड के तमाम लोग खड़े हो गए हैं, लोगों ने कैंपेन चला दिया है और पूरा देश इस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल कई सारे रिया चक्रवर्ती पर उठे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे तमाम पैनल, पायल भी, मामा जी भी, मामी जी भी, देखिए कि वो एक्ट्रेस जिसका नाम भी सुशांत के नाम के कारण जाने जाता था, जिसकी तमाम फिल्में फ्लॉप रहीं, उस लड़की ने अपने बारे में कई सोशल प्लेटफॉर्म्स पर किस तरह की बातें की। प्रेरणा पुरोहित मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इस पैकेज के बाद तुरंत उनके पास जाऊंगा। सीधे मैं चलता हूं, इस वक्त दिखाता हूं आपको कि क्या कहती हैं खुद रिया चक्रवर्ती अपने बारे में। कहती है उन्होंने अपने भाई को अपना गुलाम बना लिया। कोई ऐसा कह सकता है? देखिए। क्या रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत में यकीन रखती हैं? छह महीने पहले सुशांत को फ्लैट बदलने के पीछे की कहानी। आखिर क्या है सुशांत केस में रिया एंड फैमिली कनेक्शन? कभी वीडियो जॉकी बनकर बॉलीवुड के किस्से बताने वाली रिया चक्रवर्ती के कई ऐसे राज हैं जिन्हें जवाब का इंतजार है। सबसे बड़ा राज ये कि क्या रिया चक्रवर्ती भूत प्रेत में यकीन रखती हैं? पटना के राजीव नगर में दर्ज ये वही एफआईआर है जिसमें रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाया गया कि भूत प्रेत का दावा कर सुशांत से उनका फ्लैट छुड़वाया गया और इन बातों का सुशांत के दिमाग पर गहरा असर हुआ। सुशांत के सुसाइड मामले में अब नए नए राज सामने आ रहे हैं। सुशांत के पिता के सिंह राजपूत ने यह साफ तौर पर कहा कि सुशांत जिस घर में पहले रहा करते थे उस घर को बदलने की बात रिया चक्रवर्ती ने कही थी और रिया चक्रवर्ती ने साफ तौर पर यह कहकर सुशांत से ये घर छुड़वा दिया था कि यहाँ पर जो है वो भूत प्रेत का साया है। बांद्रा वेस्ट में लिटिल हाइट्स नाम की ये बिल्डिंग है और इसी बिल्डिंग में सुशांत सिंह राजपूत पहले रहा करते थे। तो क्या वाकई किसी हॉरर फिल्म की कहानी की तरह रिया चक्रवर्ती को भी भूत प्रेत या आत्मा वाली शक्तियों पर यकीन होता है? इसके लिए हमने रिया चक्रवर्ती के कुछ पुराने इंटरव्यू खंगाले तो हैदराबाद में उनके शो का ये वीडियो सामने आया जिसमें वो बचपन में किसी अनोखी शक्ति होने की बात कह रही थी। The power of taking a ridiculously bad day and turning it into a ridiculously magical one. And just like that, the 7-year-old girl was back with superpowers. And real ones this time. By the way, Mom, what were you thinking? And real superpowers. She was right all along. This made me think, why is it that the definition of adulthood is synonymous with the demise of the child within? Why can't we just reach out to that child within ourselves and our magical selves? And let life unravel its mysteries and struggles. We'll be fine.
2012 में तेलुगु फिल्म से सिनेमा में कदम रखने वाली रिया चक्रवर्ती बॉलीवुड में वो नाम तो नहीं बना पाई जिस शोहरत की बुलंदियों पर सुशांत थे। रिश्तों में अनबन के पीछे एक बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है, रिया खुद कहती रही हैं कि उनमें टैलेंट की कमी नहीं, मगर वो 12वीं के आगे पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई, जबकि उनकी माँ हमेशा बेटी की पढ़ाई पर पर्दा डालती रही। How will I deal with adulthood? Which I still don't know now. They should have answered that damn question because no one seemed to care. All they seemed to care was about academic drool. So well, that's the issue I had with school. So I'm just a 12th pass whose mom lies to our relatives that I'm a graduate. Sorry, Mama. 12वीं पास रिया कैसे सुशांत की कंपनी डायरेक्टर बन गई, इसे समझने के लिए परिवार का पूरा चैप्टर देखिए। सुशांत केस में न सिर्फ रिया बल्कि उनके पिता, माँ और भाई पर भी गंभीर इल्जाम लगे हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे रिया का परिवार सुशांत के पैसों पर कंपनी का हिस्सेदार है। रिया और रिया के भाई सुशांत की 3 में से 2 कंपनियों में डायरेक्टर हैं। विविडरेज रियलिटेक्स कंपनी के डायरेक्टर रिया और उनका भाई शौविक है। फ्रंट इंडिया वर्ल्ड फाउंडेशन में सुशांत के अलावा रिया और उनका भाई निदेशक है। रिया के पिता के फ्लैट के पते पर दर्ज हैं सुशांत की 2 कंपनी। अब मुंबई में सुशांत के खातों और कंपनी की पूरी लिस्ट खंगाली जा रही है। देश की बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या है सुशांत की मौत के पीछे रिया और उनकी फैमिली का कनेक्शन। तो रिया खुद मान रही है, उनकी मां कहती है वो ग्रेजुएट हैं, लेकिन दरअसल वो 12वीं पास हैं। अब सवाल ये उठता है कि 17 साल की उम्र में वो टीवी पर आ गई, वीजे बन गई, वीडियो जॉकी बन गई, और उसके बाद क्या महत्वाकांक्षा, क्या किसी क्या मोहरा बन के चलना, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसे कई लोग होते हैं जो तमाम कैंप से जुड़े होते हैं और उनके जगह दूसरी जगहों पर प्लांट किए जाते हैं एक आदमी को या तो परेशान करने के लिए, हैरास करने के लिए, और ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो सुशांत के बारे में भरमार लिखे गए थे। सीधे मेरा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, शेखर भाई जुड़े हुए हैं, रजा मुराद साहब जुड़े हुए हैं, आभा सिंह जी जुड़ गई हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ कई सारे और मेहमान भी जुड़ेंगे जो ये कह रहे हैं कि नहीं मुंबई पुलिस सही काम कर रही है, उस पर हम जाएंगे। पायल मेरे साथ जुड़ गई हैं, पायल रोहतगी। लेकिन सबसे पहले प्रेरणा पुरोहित जी के पास चलता हूँ, मामा जी मामी जी बने हुए हैं। प्रेरणा पुरोहित के पास चलता हूँ, वकील है जयपुर की। प्रेरणा, आप तो खुद वकील है, मुझे बताइए क्या केस की मेरिट के हिसाब से मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की जो लाइन है उसको आप ठीक मानते हैं? क्या सिर्फ मजिस्ट्रेट को जांच रिपोर्ट देना ही इसमें बनता था, एफआईआर रजिस्टर करना नहीं? नमस्कार। जैसा कि हक नहीं है किसी के लिए षड्यंत्र करने का, मैं यही कहना चाहूंगी कि सुशांत सिंह के इस तरह के जाने का जो सदमा है वो पूरे देश को है, और पूरा देश इस चीज का सच जानना चाहता है कि आखिर असल में उनके साथ हुआ क्या है। इसीलिए चाहे कोई जांच बिठाई जाए, चाहे कमेटी बिठाई जाए, चाहे किसी भी बड़ी अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाए, इसका सीबीआई जांच होना बहुत जरूरी है। और इसी सीबीआई जांच के द्वारा अंतिम समय में उनके साथ क्या हुआ, या उन पे किस तरह का प्रेशर रहा, या कोई अबेटमेंट हो जो कि उनको इस तरह का कार्य करने के लिए उकसित करता रहा, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सीबीआई की जांच हो, तभी कानून का इस्तकबाल होगा, चाहे कितना बड़े से बड़ा दोषी क्यों ना हो। लेकिन उसके साथ भी कानून को वही रुतबा और वही जो चीज है, वही कायदा अपनाना चाहिए जो कि एक आम आदमी के साथ में हो। ठीक है, मुझे ठीक नहीं, है, बिल्कुल सही, लॉजिकल बात। न्याय यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है जो परिवार मांग रहा है। रजा मुराद साहब, एक क्विक कमेंट आपसे लेता हूं, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर हम इस बॉलीवुड की बात करें, क्योंकि शेखर भाई का फोन कटा हुआ है, अगर हम बॉलीवुड में तमाम लोगों की बात करें और तो हम ये देखते हैं डायरेक्टर्स के कैंप हैं, प्रोड्यूसर्स के कैंप हैं, स्टूडियो ऑनर्स के कैंप्स हैं, पत्रकारों के कैंप हैं, और लोगों को टारगेट करके ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उनके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सॉलिड बैकग्राउंड्स हैं। और मुंबई पुलिस एक तरह से बॉलीवुड के पूरी तरह से कब्जे में है, क्या यह कहना गलत होगा? देखिए, मैं ये कहूंगा कि अगर रजा साहब की आवाज चली गई है तो अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, वो जा सकते हैं, वो अपील कर सकते हैं कि
अगर हमें इस पुलिस पे भरोसा नहीं है तो ये जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी जाए। अगर अदालत मुनासिब समझेगी तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। देखिए, मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो वाद है ये शुरू से है। मुझे तकरीबन 50 साल हो गए हैं इस लाइन में, मैंने भी बहुत सफर किया है साहब। मुझे भी फिल्मों में काम करके निकाल दिया गया है। मेरे बारे में ये अफवाहें उड़ाई गई थी कि ये तो सेट पर शराब पीकर आता है। मैं शराब पीता भी नहीं था तब। ये सेट पर शराब पीकर आता है, ये बिल्कुल अपने होश में नहीं रहता है। एक मैंने फिल्म की थी नमक हराम, उसमें मैंने शराबी का रोल किया था और वो रोल बहुत लोगों को पसंद आया था। तो बहुत से कुछ लोग इनसिक्योर मुझसे हो गए थे कि इतनी बड़ी फिल्म में इतने बड़े कलाकारों के साथ इस नए लड़के ने, जिसकी ना शक्ल है ना सूरत है ना जिसामत है, इसने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो बहुत से लोग मुझसे इनसिक्योर हो गए थे, बहुत से हीरोज मुझसे इनसिक्योर हो गए थे। बहुत से हीरोज मेरे साथ काम नहीं करते थे कि इसकी भारी आवाज है, ये जब स्क्रीन पर आता है तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तो मेरा अच्छा काम करना जो था वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक बन गया। सही बात। तो आप उनकी चिलम भरे या रात भर आप उनके साथ उनकी पार्टियों में कि हाँ में हाँ मिलाएं, उनकी जी हुजूरी करें, या तो आप ये करें, या अगर आप सिर्फ अच्छा काम करना चाहते हैं जो कि आपके इख्तियार में है वो भी आपको करने नहीं दिया जाता। यहाँ पे यह है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। बिल्कुल सही बात, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बहुत बड़ी बात। असलम फारूकी जी जुड़ गए हैं, पायल, आबा सिंह जी और मामा मम्मी सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले असलम भाई से पूछूंगा। असलम भाई, आप कांग्रेस के प्रतिनिधि है, कांग्रेस के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, मुंबई के। क्या कारण है कि सरकार सीबीआई जांच से हिचक रही है? अगर पूरे देश से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरल से, सब जगह से मांग आ रही है, तो करा दीजिए सीबीआई जांच। कौन सी ऐसी बड़ी बात है? दीपक जी, देखिए, आपको थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। आपने मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर इतने बड़े बड़े हादसे हुए और इस जितने हादसे हुए आप ही ने उसी को सारी दुनिया को दिखाया अपने न्यूज़ में। तो आपको मुंबई पुलिस के ऊपर भरोसा होना चाहिए। मुंबई पुलिस सक्षम है काम करने के लिए। अभी तो टाइम है, थोड़ा उनको दीजिए, वो लगे हैं और ये जल्द से जल्द आपको इसका तरीका जो है सामने आ जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मुंबई पुलिस काम नहीं कर रही है। इसके बाद अब सोचा जाएगा कि सीबीआई को सौंपना है या नहीं सौंपना है। ठीक है असलम भाई, आपने पायल को गिरफ्तार कर लिया था, पायल को मैं बहस में जोड़ूंगा। पायल, मुझे बताइए कि लॉजिकल लग रही है आपको असलम भाई की बात? असलम भाई एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ठीक है, मैंने मुंबई अटैक कवर किया, मैंने 7/7 ब्लास्ट कवर किए, मुंबई की हर घटना को मैंने ग्राउंड से कवर किया, लेकिन जब बॉलीवुड की बात आती है तो मेरा भरोसा थोड़ा सा मुंबई पुलिस से उड़ जाता है। क्या मैं गलत सोचता हूं? जी नहीं, आप एक सही सोच रहे हैं दीपक जी, क्योंकि को मैं जानती नहीं हूँ, मगर जी खाली इतना बता देती हूँ, अगर कांग्रेस की सरकार राजस्थान में पायल रोहतगी को अरेस्ट कर सकती है और 30 घंटे के लिए जेल में डाल सकती है क्योंकि उसने एक फेसबुक पे वीडियो बनाया था मोतीलाल नेहरू का, यहाँ पर एक टैलेंटेड सुपरस्टार की मौत होती है एंड पीपल आर ग्रीविंग ओवर इट, और आप एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करते हैं, यू डोंट इवन फाइल एन एफआईआर, और आप कहते हैं कि हम मुंबई पुलिस पर विश्वास करें आफ्टर 45 डेज। बताइए असलम भाई। पायल जी, आप जो कह रही है कि कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार का आपको मैं बता दूं, आज भी हमारी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार है यहाँ पे महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जब भी कोई ऐसा बड़ा बड़ा कांड हुआ, आपको समझ में मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए कि यहाँ बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए, बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर्स हुए, सबसे पहले मुंबई पुलिस ने उसके अंदर उसका अंजाम दिखाया। तो मुंबई पुलिस जो है सारे स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 पे, ये आपको पहले समझ लेना चाहिए। मैं मानता हूं महाराष्ट्र पुलिस नंबर 1 पे है, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा। आप सबके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, सबको पुलिस बुला रही है। देखिए, मैं सब पे सवाल क्यों नहीं उठाऊं? मैं भारत में रहती हूं, इस्लामिक कंट्री में रहती हूं। दीपक भाई, सवाल उठाने का राइट आई हैव बीन गिवन फ्रीडम ऑफ स्पीच बाय आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप उठाइए, आपको सवाल उठाने का पूरा राइट है।
लेकिन आप इस तरीके से इल्जाम नहीं लगा सकते। देखिए, उनको टाइम दीजिए, पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि पुलिस हाथ में हाथ रख के बैठी है, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर बिहार पुलिस को इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाएगा तो बिहार का क्या हाल है आप खुद जानती हैं। आप जब आप टीवी चैनल खोल लें, आप न्यूज नेशन में देख लें, हर सारे चैनल में देख लें, दीपक भाई खुद ही दिखाते हैं कि उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या हालत है। आप खुद देख लें, महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस, आप किसी के दबाव में काम नहीं करने वाली है। यहाँ की सरकार भी सक्षम है और मुंबई पुलिस जल्द से जल्द सुशांत सिंह के फैमिली को जो है उनको इंसाफ दिलाने का काम करेगी। ठीक है, मामा जी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, मामा जी मामी जी दोनों हैं। असलम भाई कमिट कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो है इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। उसके बाद मैं आभा सिंह जी के पास जाऊंगा। आपको लगता है मामी जी कि इंसाफ मिल पाएगा? कि आपको मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार से सेटिस्फेक्शन है जैसा असलम भाई कह रहे हैं? फिर आभा जी के पास जाऊंगा। देरी होने से असंतोष बढ़ता है और आज 45-46 दिन हो गए, अभी तक कोई एक आवाज़ नहीं ऐसा महसूस हुआ परिवार वाले को कि राहत की हम सांस लें। अभी तक कोई जस्टिस की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, खाली छानबीन ही हो रही है बस। कैसे आशा करें कि बम्बई पुलिस मुझे मेरे बेटे को न्याय देगी? असलम भाई, ये परिवार का दर्द है। आभा सिंह जी से एक कमेंट लेता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। असलम भाई, आभा सिंह जी, आप मुंबई की परिस्थितियों को मुझसे बेहतर समझती हैं। आप खुद एक जानी मानी लॉयर हैं, पूरे देश के अंदर प्रैक्टिस करती है। मुझे बताइए, क्या बॉलीवुड से कॉम्प्रोमाइज नहीं है मुंबई पुलिस? मुझे सिर्फ एक ही डाउट है, कॉम्प्रोमाइज है वो बॉलीवुड से पूरी तरह से? हमने खोया है सुशांत सिंह। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ असलम भाई आपके पास। दीपक जी, अगर पुराना केस देखें सलमान खान हिट एंड रन का, तो उसमें बांद्रा पुलिस ने जरूर केस को 10 साल दबा के रखा था, डिले किया था, और जब उसमें मैं इंटरवीनर करके आई थी तब वो केस आगे गया और हाईकोर्ट से वो छूट भी गया क्योंकि हाईकोर्ट जज ने कहा कि मुंबई पुलिस ने काम ठीक नहीं किया था। लेकिन मैं शुरू से ये बात कह रही हूँ, इस केस में मैं शुरू से जुड़ी हुई हूँ। मेरा कहना है कि एक बार पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके FIR फाइल करते, उसके बाद हम खुद बॉम्बे हाईकोर्ट से जाके इसको CBI में ट्रांसफर करने की याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन पहले रिपोर्ट तो आ जाए। बिना रिपोर्ट आए इस तरह से मुंबई पुलिस पे लांछन लगाना वो भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें पहले नेपोटिज्म का एंगल आया। कंगना रनौत ने एक्टिव रोल प्ले किया कि राजीव मसंद का स्टेटमेंट हो, तो जिस के नाम आए पुलिस को एक मीडिया ट्रायल के दबाव में सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने पड़े। इससे मुझे लगता है 45 दिन लग गए। इनफैक्ट मैंने CP मुंबई को ट्विटर पे टैग भी किया था कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पोजीशन बताइए, क्योंकि लोगों में असंतोष है और लोगों को लग रहा है कि सच्चाई सामने नहीं आ रही है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भी देखिए वो CBI केस ट्रांसफर को डिसमिस किया, ये कहते हुए कि मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसको किया जाए। तो ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे ख्याल से पायल के पास आपके लिए जवाब होगा, क्योंकि आपका जो व्यू है पायल, मेरे ख्याल से मैं भी आपसे सहमत नहीं हूं, पायल भी सहमत नहीं है। 45 दिन इन्वेस्टिगेशन में नहीं लगने चाहिए, कोई ना कोई FIR तो लॉन्च होनी ही चाहिए। अगर आप एक्सीडेंटल केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्या 45 दिन काफी नहीं है? मेरे साथ एक दर्शक जुड़े, एक क्विक कमेंट उनसे लूंगा। दानिश अरोड़ा चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। दानिश, एक क्विक कमेंट आपसे, आपको क्या लगता है, क्या मुंबई पुलिस को और वक्त दिया जाना चाहिए? आपकी क्या मांग? सर, मेरा मानना यह है कि हम 45 से 46 दिन उस चीज़ को गिन रहे हैं, लेकिन 25 फरवरी को जो सुशांत सिंह राजपूत हैं, उनकी फैमिली ने इन्फॉर्म किया था मुंबई पुलिस को कि सुशांत सिंह राजपूत इज इन बैड शेप और उनकी लाइफ को जो है वो डेंजर है। तो वो 45 या 46 दिन नहीं है सर, वो 65 दिन है बेसिकली। तो हम एक बड़ा सा नंबर लेके चले यहाँ पे। अगर 65 दिन है तो मुझे लगता है कि उन्हें उस टाइम पे एक्ट करना चाहिए था, बिकॉज जो सुशांत सिंह राजपूत है वो एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम थे बॉलीवुड में। 25 फरवरी, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। आभा सिंह जी के पास जाऊंगा, पायल के पास जाऊंगा, असलम भाई भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक।